हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी है। फ्रेंड्स, अभी जिस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं उस समय में हमें हमारे मन को बहुत ही अधिक सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, अपने लोगों से, अपने ग्रुप से मिल नहीं पा रहे हैं। हमारी पढ़ाई का जो जरिया है वो बहुत सीमित है। हम अपने कोचिंग नहीं जा पा रहे, अपने स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। मतलब ऐसे समय में हमारे आसपास अकेलापन हमारे परिवार वालों को छोड़ के बहुत है। तो हमें हमारे मन को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता बहुत है। तभी हम जब इस दौर के बाद निकलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि हमने अपने समय का सदुपयोग किया। तो सकारात्मक बनाए रखने में एक प्रयास हम यही कर सकते हैं कि हम हमारे लक्ष्य को लगातार याद रखें और उसे पाने के लिए धीरे धीरे ही सही मगर प्रयासरत रहें और इस समय का सदुपयोग करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग का केमिस्ट्री सीरीज चल रहा है। आज हमारा ये लेक्चर है जो कि पिछले वीडियो से हमने चल रहा है, चैप्टर 3 अम्ल, क्षार एवं लवण। और इस चैप्टर के दो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है और शायद आज ये चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो हो, अम्ल, क्षार और लवण। पिछले लेक्चर में हमने अम्ल देखा था, अम्ल क्या है, उससे पहचान कैसे सकते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उपयोग क्या होंगे, उनके संबंध में कुछ अवधारणाएं और अपने व्यवहारिक दृष्टि से उसके उपयोग और स्रोतों को हमने देखा था। आज हम क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये बेसिक चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत छोटे सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस आवश्यकता ये है कि हमारा ध्यान वहाँ तक पहुँचा रहे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और न ही बहुत लेंथी चैप्टर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज हमें पढ़ना है क्षार। फ्रेंड्स, कल हमने अम्ल देखा था और उसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अम्लीयता या क्षारीयता प्रकृति की पहचान करने का एक पैमाना जो कि अभी आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, तो वो कौन सा, पीएच स्केल। तो इसमें भी सबसे पहले पीएच स्केल देखते हैं कि पीएच पैमाने पर क्षार को कैसे पहचान सकते हैं। तो क्षार का पीएच मान 7.1 से 14 तक होता है। हमने देखा था कि पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें 7 उदासीन होता है, अर्थात ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। अर्थात जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। अगर 7 से कम कोई विलयन का पीएच मान है तो वो अम्लीय। अगर पीएच मान 7 से अधिक अर्थात 7.1 से लेके 14 तक है तो वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय, या उसे क्या कहेंगे, क्षार। तो ये पहली विशेषता। और एक और पहचान है इसकी, लिटमस पेपर। तो अम्ल में हमने देखा था कि अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये क्षार में उसका जस्ट उल्टा होगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते थे। ये दो पहचान है, एक पीएच स्केल जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी है और फिर लिटमस पेपर के बारे में जिसमें हमने अम्ल में भी देखा था। तो ये दो हो गए। इसकी विशेषता देखें,
परिभाषा, तो क्षार ऐसा यौगिक है जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल देता है। ये एक रासायनिक गुण भी कह सकते हैं क्षारों का, या विशेषता में हम लिख रहे हैं कि क्षार ऐसा यौगिक है जो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल देता है। जैसा कि हमने अम्लों में भी देखा था कि प्रबल अम्ल या अच्छे अम्ल जिनमें अशुद्धियाँ अत्यधिक कम हो या बिल्कुल ना हो, वो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ भी प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात ऐसा विलयन जो कि क्षारीय है और प्रबल क्षारीय है तो अपने में से होकर विद्युत को जाने देगा। अर्थात अम्ल और क्षार दोनों ही जिनमें अशुद्धियाँ बहुत कम है वो विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका क्षारीय विलयन है या क्षार है तो इनका स्वाद कसैला और तीखा तथा कड़वा होता है। और अम्ल कैसे थे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, हमने देखा था। और क्षार कैसे हैं? तीखे, कड़वे और कसैले। अम्लों में देखा था हमें कि अम्ल में अनिवार्य घटक क्या था? H। और क्षार में अनिवार्य घटक क्या होते हैं? OH अर्थात हाइड्रोक्सिल। पीएच स्केल में भी हमने देखा था कि अम्ल जब अम्लीयता बढ़ रही, अम्लीयता प्रकृति, तो उसमें हमने देखा था कि H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि ऐसे, और अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 7 है और ज़्यादा हो रहा है अर्थात क्षारीय प्रकृति में जा रहा है, तो यहाँ हमने लिखा था OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, अर्थात OH। अगर OH आयन जितना ज़्यादा मात्रा में होगा, जितना अधिक होगा, वह विलयन उतना अधिक क्षारीय होगा। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं या अच्छे से निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अनिवार्य घटक क्या है क्षार के? OH अर्थात हाइड्रोक्सिल। और अम्लों में क्या थे? हाइड्रोजन अर्थात H। तो क्षार की विशेषताएं या इनकी परिभाषाओं में देखिए, अगर सबको जोड़ के, तो इनका pH मान 7.1 से 14 तक होता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और ये अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं या देता है। ये प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, स्वाद में कड़वे, कसैले और तीखे होते हैं, तथा इनका अनिवार्य घटक क्या होता है? हाइड्रोक्सिल अर्थात OH। जैसा कि अम्ल और क्षार दोनों के संबंध में कुछ अवधारणाएं थी कुछ विशेषज्ञों द्वारा, जैसे कि आर्हेनियस जी, ब्रांस्टेड, लॉरी और लुईस अवधारणा, तो उनके अनुसार क्षार क्या है हम ये अभी देखते हैं। आर्हेनियस जी के द्वारा
या आर्हेनियस के अनुसार फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि क्षार का अनिवार्य घटक क्या है, OH। अर्थात अगर कोई क्षारीय विलयन हमारे पास है तो उसमें कौन सा आयन या कौन सा बंध होगा, OH माइनस अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन। तो जब हम उस क्षार का या क्षार हमारे पास जो है उसके जलीय विलयन को देखें, उसमें जब ये जलीय विलयन के रूप में अगर न भी है हमारे पास वो क्षार, तो उसका जलीय रूप हम परिवर्तित करते हैं और ऐसा करने पे OH माइनस आयन मुक्त होता हो तो ऐसा विलयन या ऐसा यौगिक क्या होगा, क्षार। ये किसने कहा था, आर्हेनियस जी ने, कि ऐसा कोई यौगिक या ऐसा कोई विलयन जिसके जलीय विलयन में या जो जल में घुलने के बाद OH माइनस आयन मुक्त करता है वह यौगिक कैसा है, क्षार है, या वह यौगिक क्या है, क्षार। अम्लों के बारे में उन्होंने कहा था कि H प्लस आयन मुक्त करता है और क्षार के बारे में कि ये OH माइनस आयन मुक्त करते हैं। ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार फ्रेंड्स जैसा कि हमने अम्लों के चैप्टर में देखा था कि ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत इस सिद्धांत में मुख्य भाग क्या है, मुख्य तत्व हम किस भाग को लेके ये सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो वो था प्रोटॉन के लेन देन से ही इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी। तो ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वे यौगिक हैं जो कि प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। अम्ल क्या थे, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन देने वाले, लेकिन क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं अर्थात प्रोटॉन लेने वाले होते हैं। तो ये किसके सिद्धांत के अनुसार था, ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत के अनुसार। इनके सिद्धांत को ही फ्रेंड्स, क्योंकि हमने देखा अम्ल और क्षार दोनों में ही कि ये प्रोटॉन शब्द को ही लेकर के अपने सिद्धांत को इन्होंने दे दिया या अपनी परिभाषा दे दी अम्ल और क्षार के संबंध में। तो इनके सिद्धांत को क्या नाम दिया जाता है या क्या कहा जाता है, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। इस सिद्धांत को ब्रांस्टेड-लॉरी सिद्धांत को क्या और क्या कहते हैं, प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। क्यों, क्योंकि इन्होंने अम्ल और क्षार के संबंध में अपनी जो परिभाषा दी उसमें मुख्य भाग रखा प्रोटॉन को। तीसरी अवधारणा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लुईस के अनुसार। तो हमने देखा था कि लुईस अवधारणा में या लुईस जी के अनुसार अम्ल और क्षारकों की परिभाषा के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म इस शब्द का प्रयोग किया गया था और इसी के द्वारा अम्ल और क्षार दोनों की परिभाषा बताई गई है। अम्ल थे जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को देने का काम करते थे, अर्थात इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है अगर उनके पास तो वो किसी अन्य को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते थे। लेकिन क्षार किसी अन्य पदार्थ के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपने पास ले सकते हैं, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं क्षार। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। तो ये तीन अवधारणाएं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं
उनको हमने देखा, यहाँ बहुत छोटे लाइन लिखे हैं और बहुत छोटे शब्दों में हमने सब देखा भी, लेकिन यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर ये लाइनें हमें पता है, हमें याद है, हमें समझ में आई हैं, तो इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हम खुद पे खुद सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था कि आर्यनियस जी ने अपना सिद्धांत या अपनी अवधारणा कब दी थी? 1884 में। और ब्रांस्टेड लॉरी सिद्धांत कब आया था? 1913 में, अम्ल और क्षारकों की पुष्टि करने के लिए उनकी परिभाषा के रूप में। तो ये अलग अलग समय पे आए हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमने देखा कि क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं ये तो हमने देखा, लेकिन इनका उपयोग रसायन विज्ञान के लाइब्रेरी में, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और व्यवहारिक दृष्टि से भी हमारे आसपास इनका क्या उपयोग हम देख सकते हैं या कहाँ देखने को मिलता है, उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्षारों का एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। तो पहले लेते हैं कास्टिक सोडा। ये तो नाम है, इसका रासायनिक नाम भी होगा जो कि क्षारीय रूप में है। तो ये क्या है? NaOH, इसी को कहते हैं सोडियम, क्योंकि Na क्या है? सोडियम, और ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल आयन है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग क्या है? इनका उपयोग साबुन बनाने में, दवा बनाने में, कारखानों में सफाई कर्मक के रूप में, कागज और अखबार की सफाई। इनके अन्य भी उपयोग हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रमुख उपयोगों में से एक है। तो कास्टिक सोडा, जिसका एक उपनाम यहीं से हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहीं से प्रश्न बन जाता है। इसका सूत्र क्या होगा? NaOH। इनका उपयोग साबुन बनाने, कारखानों में सफाई के रूप में, दवा बनाने में, कागज और अखबारों की सफाई के रूप में, सफाई करने के लिए किया जाता है। दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
फ्रेंड्स, हमने यहाँ दो देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उन दोनों में ही देख रहे हैं OH उपलब्ध है। जहाँ हमने परिभाषा में भी देखा था या विशेषताओं में भी देखा था कि अनिवार्य घटक OH है। तो इनका उपयोग क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करने में। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि हमारे पेट में पाचन के लिए एक अम्ल अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, जो कि आमाशय में उपस्थित होता है और अपना कार्य करता है। लेकिन अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वह पेट की अधिक अम्लीयता हमारे भोजन के पाचन में फिर बाधा का कार्य भी करती है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र है MgOH2, पेट की अम्लीयता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो अम्ल हमारे आमाशय में उपस्थित होता है या हमारे भोजन के उपरांत बनते हैं, तो वो कौन सा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है? पेट की अम्लीयता को दूर करने में। इसका उपनाम और क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फ्रेंड्स, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपनाम क्या है या उसे और क्या कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अगर इसका सूत्र देखें तो MgOH2, और इसका उपयोग है पेट की अम्लीयता को दूर करने हेतु। तो ये दो उदाहरणों से हमने देखा क्षार के उपयोग। अन्य बहुत से उपयोग हैं, हम आगे एक क्षार और अम्लों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत इनको देखेंगे। तो ये क्षार था, क्षार के बारे में हमने देखा। अब जैसा कि चैप्टर में ही नाम है, अम्ल, क्षार एवं लवण, तो हम अगली चीज देखते हैं, लवण। तो लवण क्या होते हैं? फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार में ही हमने बीच बीच में परिभाषाओं में, आपको याद होगा, हमने देखा था कि क्षार जब अम्लों से क्रिया करता है तो जल और लवण देता है। अर्थात अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो जल और लवण बनाते हैं। अर्थात अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला एक उत्पाद है लवण। तो ये पहली परिभाषा हुई। अम्लों एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद लवण है, जिसके साथ जल भी होता है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो जल और लवण दोनों चीज बनाते हैं। तो ये लवण की सरल सी परिभाषा, जो कि हमें याद नहीं करना। हम अम्ल और क्षार देखा था हमने, उनकी परिभाषा और उनकी विशेषताओं और लवण के परिभाषा तीनों एक ही शब्द से हम जान सकते हैं, हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी एक और परिभाषा देखें तो अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों ही यौगिक है। लवण भी एक यौगिक है। तो लवण एक ऐसा यौगिक है
जो अम्ल में उपस्थित, क्योंकि अभी हमने देखा है अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो बनता है, उसी में ऑफिशियल परिभाषा या जो ये तो हमने विशेषताओं में देखा था अम्ल और क्षार में, यहाँ विशेषता दिख रहा है कि अम्ल में विस्थापनशील हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि अम्लों का अनिवार्य घटक क्या है? हाइड्रोजन। तो विस्थापनशील हाइड्रोजन जो है वो किसी धातु या धातु के समान कार्य करने वाले किसी यौगिक द्वारा, कोई धातु है या धातु के ही समान कार्य करने वाला कोई यौगिक, उसके द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित कर दिया जाए। अर्थात किसी अम्ल के पास जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन था वो किसी धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, अर्थात उस हाइड्रोजन आयन को हटा दिया जाए, तो जो नया उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? लवण। यही चीज़ हमने यहाँ देखा है, लेकिन सरल शब्द में यहाँ उसकी परिभाषा अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई क्षारीय जो यौगिक है वो अम्ल के हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर देता है, और हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करने के बाद कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? लवण। तो लवण एक ऐसा यौगिक है जो अम्लों के विस्थापित हाइड्रोजन को धातु या धातु जैसे धातु के समान कार्य करने वाले यौगिक द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए इनका, तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ प्लस Zn जो कि धातु है। हमने कहा था धातु या धातु के समान कार्य करने वाले किसी यौगिक द्वारा जब ये क्रिया होती है या अभिक्रिया होती है तो उत्पाद बनते हैं ZnSO4, जिंक सल्फेट और H2, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। परिभाषा में देखा था कि हाइड्रोजन आयन को विस्थापित कर दे तो बनने वाला नया उत्पाद क्या होगा? लवण। ZnSO4 क्या हुआ? लवण, जिसका नाम है जिंक सल्फेट। एक और उदाहरण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी अम्ल है और प्रबल अम्लों में से एक है। इसकी क्रिया NH4OH से करवाएं जो कि एक क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार है। क्रिया करने के बाद इसमें क्या क्रिया होती है? इसमें एक उत्पाद बनता है NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड और प्लस H2O जल बनता है। तो इसमें जो नया उत्पाद बन रहा है अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा वो क्या है? लवण। ये भी क्या है? लवण। तो ये जिंक सल्फेट और ये अमोनियम क्लोराइड ये लवण है अम्लों और क्षारों की क्रिया के द्वारा। एक और उदाहरण देखिए, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH से क्रिया करवाएं या कराई जाए, हम नहीं करवा सकते। हर किसी अभिकर्मक की अपने आपस में क्रियाएं निश्चित हैं कि किन अभिकर्मकों को मिलाने पर कैसी अभिक्रिया होगी। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्ल है की क्रिया NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है से क्रिया करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनेंगे? NaCl प्लस H2O। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी को ये एक ऐसा उत्पाद है जिसे हम निरंतर उपयोग करते हैं। हमारे आसपास हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है जिसे कहते हैं नमक। इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और सूत्र क्या है? NaCl। ये एक लवण है अम्ल और क्षार की क्रिया के
फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे कि लवण कैसे उत्पाद है या लवण क्या होते हैं। इनका उपयोग देखते हैं तो हमने भी देखा कि कुछ उत्पाद बन रहे हैं, जैसे सबसे अच्छा NaCl जो कि नमक है, सोडियम क्लोराइड जिसे रासायनिक नाम दिया गया है या कहा जाता है। इसका उपयोग हमने नमक नाम जानकर ही जान लिया कि इसका कितना अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है, कम मात्रा में है लेकिन मूलभूत उपयोगिता इसकी है। तो उपयोग में देखें इनके, तो सबसे पहला ही लिखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, तो खाने में। दूसरा देखें, ये NaCl या नमक अचार के संरक्षण में, अर्थात अचार को सड़ने गलने से बचाने के लिए भी NaCl का या नमक का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। इसे धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। तो यही उपयोग है, सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा है, अर्थात कपड़ों की सफाई में इसका उपयोग किया जाता है और कांच के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तीसरा एग्जाम्पल देखें तो NaHCO3, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग अब आप सभी जानते ही हैं। तो ये लवण के उपयोग कुछ देखा हमने। फ्रेंड्स, आज हमारा अम्ल क्षार और लवण जो कि तीसरा चैप्टर था खत्म हुआ। अब से हम अगले वीडियो में अपना अगला चैप्टर, अर्थात जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा चौथा चैप्टर होगा परमाणविक संरचना, तो वो पढ़ेंगे। ये वीडियो पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह आपके लिए कितना उपयोगी साबित हुआ। धन्यवाद।